हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इकोनॉमी के साथ पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी को भी हमने शुरू कर दिया है। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पहले ही बताया था। ये हमारी मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है, आंसर राइटिंग में हेल्प करती है, समझ विकसित करने में हेल्प करती है और आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही हेल्प करती है। इंटरव्यू में इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमने ये स्टार्ट किए हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है विविधता की समझ, क्लास 6 की एनसीईआरटी है पॉलिटी की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यानी डाइवर्सिटी को समझने का सबसे सिंपल सा एग्जांपल क्या दिया गया है कि आप अपनी कक्षा में हैं। मान लीजिए आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और अपनी कक्षा में हैं। तो आप नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई साथी जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो। देखिए, यहाँ पे लड़की यानी दिखती हो स्त्रीलिंग का इन्होंने यूज किया है, उपयोग किया है। इसका रीज़न यही है कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके स्टडी या इस क्षेत्र में। तो देखिए, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो, आप ही की तरह रहन सहन हो, खान पान, भाषा, त्यौहार, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसा नहीं पाया जाएगा। यानी कि सब अलग अलग दिखेंगे एक दूसरे से। हमारा खान पान, हमारा राइटिंग, हमारी जो स्टडी पावर है, हम किस तरह से पढ़ते हैं, हम कितने विद्वान हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें हैं जो तो ये डाइवर्सिटी को दर्शाती हैं। यानी कि इन भिन्नताओं के कारण भी अगर हम देखें तो भारत में आज डाइवर्सिटी है, क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के कल्चर हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है, इस तरह के यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और भारत जो है इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बन गया, ये भी देखा जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रश्न पूछेंगे आप उसका उत्तर भी वैसे वैसे ही देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी ही उम्र के बच्चों ने यहाँ पे 3 चित्र बनाए हैं और एक चित्र आप भी यहाँ पे बनाइए। तो ऐसा चित्र बनेगा तो वो भी जो है अलग एकदम ही होगा, डिफरेंट होगा, एक जैसा चित्र नहीं बनेगा। तो यह जो एक बेस्ट एग्जाम्पल था ये बताने में कि देखिए, हमारी चित्रकारी में भी भिन्नता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह से हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है, यानी डाइवर्सिटी है। तो इसी तरह से हमारे देश में भी डाइवर्सिटी है, ये बताने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे अध्यापिका की सहायता से यह पता चल कीजिए कि जो कितने साथी हैं जो एकदम आपके जैसे थे, कि ये बच्चों के लिए टास्क है, ठीक है ना। ये जो है बच्चों के लिए टास्क है और हम लोग क्या कहते हैं, इनको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, मेन चीज़ ये है दोस्ती करना, ठीक है। छोटे छोटे जो स्टोरीज़ हैं उनसे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम डाइवर्सिटी को समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि दोस्ती करना एक अच्छा सा एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना हमारे लिए आसान होगा जो हमसे बहुत भिन्न हो। तो आपको मालूम है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं होते हैं। चाहे वो कलर, स्किन कलर की बात हो, इसके जो डिसीजन होते हैं और उनकी आदतें होती हैं, हाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमसे भिन्न होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना जो बिल्कुल आपसे अलग हो। नीचे दी गई कहानी पढ़नी है और उसमें बताना है। तो देखिए, एक लड़का होता है जो फटे पुराने कपड़े पहन के जनपद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। तो एक लड़का है, वो वहाँ से जब भी साइकिल से गुजरता है तो वह जो लड़का पहले वाला है जो अखबार बेचता है, वो उसके पीछे पीछे हाथ लहराते हुए भागता है, लड़के के पीछे पीछे भागता है। तो सुर्खियों में लिखे हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्लाकर वो सुनाता रहता है। और ऐसे ये जो लड़का जिसको ये अखबार बेचने के लिए पीछे पीछे भागता है, जो साइकिल से चलता है, ठीक है। तो ये जो है उनको देखते हैं कि ये किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर लड़के ने जो है अखबार पढ़ा हिंदी का, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको हिंदी आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 लड़कों की बात आ रही है, अभी नाम इनके पता चलेंगे, क्या नाम है इनके। तो जो साइकिल चला रहे थे उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे हिंदी आती है, और मैंने अखबार के पैसे दिए और निकल गया, इन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा क्यों। वह रुका, पर आप लगते तो हो बिल्कुल अंग्रेज जैसे, यानी कि देखा, देख करके ही लग रहा है कि लगते अंग्रेज जैसे हो। उसको ऐसा अ, हुआ होगा पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान जो भी है। तो वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर हुआ और ऐसे करके मैं जो है चला गया,
ठीक है। और ये जो लड़का है इसका नाम है समीर ए, इसका भी नाम समीर है और इसका भी नाम समीर है, यानी दोनों समीर है, ठीक है। समीर दोनों हैं, और एक जो है मुस्लिम समीर है और एक जो है आपके हिंदू समीर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इंग्लिश नहीं आती है, समीर एक को इंग्लिश नहीं आती है, समीर दो को इंग्लिश आती है। तो अब जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। उसने अगर वो उनको समझाते तब तक देर हो चुकी थी और उन्होंने जो है अपनी साइकिल आगे बढ़ा दी, ठीक है। अगले दिन वहाँ पे फिर से वो आए और मुस्कुरा रहे थे, कौन, समीर एक, और उन्होंने समीर दो की तरफ देखा अखबार पढ़ते हुए और कहा भैया आपका अखबार। तो देखिए ये सारी चीज़ें इन्होंने कहानी के हिसाब से बताई हैं कि क्या कहते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी समझ को विकसित करें और छोटी छोटी स्टोरीज़ के तहत जो है अपनी चीज़ को, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे समीर एक और समीर दो में सिर्फ यही अंतर है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि समीर एक और समीर दो में 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सांप्रदायिक दंगों के बारे में बात हुई है, और मुस्लिम हूँ उसने बोला, और एक जो थे वो हिंदू थे, तो एक मेरठ से थे और एक जो है दूसरी जगह से थे, ठीक है। और एक पढ़ने लिखने वाले थे और एक क्या थे, अनपढ़ थे, यानी कि पढ़ नहीं सकते थे वो। तो वो क्या करते थे, अखबार बेचते थे। बहुत ही शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। तो समीर एक और समीर दो में 3 अंतर क्या है कि एक, पहली चीज़ की समीर पढ़ा हुआ था, दूसरा समीर पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या अंतर था कि वो हिंदू थे और दूसरे वाले समीर जो थे वो ये जो थे मुस्लिम थे, है ना। तो ये कुछ अंतर थे इसमें। फिर क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्या ये अंतर समीर एक और समीर दो को दोस्त बनने से रोक पाए, नहीं रोक पाए, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, विविधता। बहुत शॉर्ट में समझे ये जो स्टोरी है। तो आप लोग बोलिएगा तो चैनल उसमें टेलीग्राम में शेयर कर देंगे बुक को, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं ज़रूर अलग थीं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाते थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना इम्पोर्टेंट था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू था, दूसरा मुसलमान था। दोनों में देखिए दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये जो भिन्नताएं थी विविधता के ही एक पहलू है ना। तो अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा अगर समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। उदाहरण में समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई करी है जबकि समीर दो जो है अखबार बेचता था। देखिए समरी यहाँ पे लिखी है इसकी स्टोरी की। तो समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा है जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ था। यह विविधता का रूप नहीं है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भोजन और जो स्टडी वगैरह है इसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पानी तो विविधता का एक आयाम नहीं है, जबकि यह एक गरीबी है। क्या है, गरीबी है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं गरीबी अथवा गैर बराबरी, ठीक है। गैर बराबरी का क्या मतलब होता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना तो अवसर है, ना ही ज़मीन है, ना ही संसाधन है जैसे दूसरों के पास है। तो इसलिए गरीबी और अमीरी जो है विविधता का रूप नहीं है, ध्यान रखना। यानी गरीबी और अमीरी को हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि विविधता है, ठीक है। ये क्या है, गैर बराबरी है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है। असमानता यानी गैर बराबरी, ना कि विविधता। तो जाति व्यवस्था क्या है, असमानता का एक और उदाहरण है, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था जो है वो ये भी जो है गैर जो आपका बराबरी है, गैर बराबरी या असमानता जो है उसका एक उदाहरण है जाति व्यवस्था, ठीक है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इन बंटवारों का आधार क्या था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकते थे, है ना। तो उदाहरण के लिए क्या देखा जाएगा, देखिए उदाहरण के लिए देखें कि आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गए, आपकी जाति कुम्हार होती है और आप बस वही बन सकते हैं
कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे जो है गैर बराबरी पैदा हो गई। गैर बराबरी कैसे पैदा होती है कि भाई आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आप टीचर नहीं बन सकते हो, आप आईएएस नहीं बन सकते हो, तो ये तो गैर बराबरी हो गई ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए टास्क है। और बाकी समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? वो अगर चाहता तो वो क्या जा पाता? ठीक है, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पे छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाया है? पहली चीज़ दिखाई विविधता के बारे में, और दूसरी चीज़ दिखाई असमानता के बारे में। यदि पूछें कि विविधता और असमानता में डिफरेंट क्या है तो आप बताइएगा। ठीक है, कि विविधता जो है उसमें जो है खान पान अलग हो सकता है, पहनने का तरीका और आपका जो नॉलेज लेवल है, ये विचार आपके अलग हो सकते हैं। किंतु जो असमानता होती है उसमें जो है चाह कर भी ना आपके पास कोई संसाधन होता है, ना तो आपके पास पैसा होता है, ना तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपनी काम को कर सकें, स्कूल जा सकें, पढ़ सकें, नए कपड़े खरीद सकें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अमीर गरीब जो होता है वो बिल्कुल भी विविधता का आयाम नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं भारत में विविधता के बारे में। देखिए, भारत विविधताओं का देश है, बिल्कुल है। हम विविध भाषाएं बोलते हैं, विविध प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या हैं? एक ही हैं। अब कैसे एक ही हैं? देखिए, डायग्राम दे रखा है। एक भारत के लोग विविध तरीकों से जो है काम करते हैं, जैसे इबादत करना अथवा प्रार्थना करना। तो इसमें क्या करते हैं? एक तो होता है भक्ति गीत गाना, दूसरा होता है नमाज अदा करना, है ना, और तीसरा क्या होता है? जो भी आपका प्रेयर वगैरह है। अब शादी करने की बात आती है तो देखिए, शादी करने में एक अदालती जो शादी होती है, कोर्ट मैरिज होता है। यहाँ पे क्या होता है? निकाह हो जाता है। चर्च में भी शादी होती है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतें फनेक पहनती हैं, पंजाब में पंजाबी ड्रेसेस होते हैं, यूपी में साड़ी पहनते हैं। अभिवादन करना, प्रणाम करना, है ना, जोहार करना, नमस्ते करना, फिर चावल पकाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। डाइवर्सिटी का एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने अच्छा सा उदाहरण दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हम विविधता को कैसे समझें? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम विविधता को कैसे समझें। देखिए, करीब 2 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल होकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने की नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाया करते थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में हैं और ये है आपका ऊपर वाला उत्तर अमेरिका, और आपको यहाँ से अफ्रीका होते हुए आपको भारत आना है। ठीक है, तो भारत अगर आपको आना है, यहाँ से चले और यहाँ आए, फिर यहाँ आए, है ना। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि वो लोग आते थे, किस किस तलाश में आते थे? या तो वो व्यापार करने के लिए आते थे, या तो संसाधन तलाशने आते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए वो जब आते थे, ध्यान से समझिएगा, जब वो यात्रा करते थे, शुरू करते थे, तो बहुत टाइम लगता था यात्रा करने में। इसलिए लोग क्या करते थे, जब नई जगह जाते थे तो वहीं पे ठहर जाते थे, वहीं बस जाते थे। इसके कारण ठहर जाते थे। इसके अलावा क्या होता था कि सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, इसके कारण भी लोग जो है अपना घर बार छोड़ देते थे और नई नई जगहों पे चले जाते थे। तो उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता, जब तक वो पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस गए थे। यानी कि जहाँ पे उनको सही संसाधन मिल रहे थे वो वहीं पे जाके बस गए। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ लोग युद्ध के कारण अपने घरों को छोड़ देते थे। तो यहाँ से जो है बसना शुरू हो गया। जब वो नई जगह पे बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा चेंजमेंट आता था, है ना। बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कश्मीरी लोग रह रहे हैं, है ना, जम्मू कश्मीर के लोग, और यहाँ पे जो है बिहारी लोग रह रहे हैं। तो बिहारी लोग जब कश्मीर जाएंगे या कश्मीरी लोग यहाँ पे आएंगे
तो अगर वो यहाँ ठहर गए तो कुछ अपना कल्चर छोड़ेंगे यहाँ पे, और अब बिहार के लोग यहाँ पे कुछ अपना कल्चर छोड़ देंगे, राजस्थानी लोग कुछ यहाँ पे कल्चर छोड़ेंगे तो यहाँ पे कल्चर छोड़ देंगे। तो इसी को बोलते थे कि वो अपनी भाषा, अपना भोजन करने का तरीका, अपने संगीत, ये सारी चीज़ों को जो वहाँ छोड़ देते थे वो उनको सिखा देते थे। तो इससे क्या हो गया कि एक नया मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है ना। तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में क्या होता था, आदान प्रदान होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक मिश्रित संस्कृति और मिली जुली जो है उभरती हुई संस्कृति का निर्माण हो गया, यानी कि डाइवर्सिटी जो है वहाँ से स्टार्ट हो गई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विविधता को समझने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न जो है एग्जाम्पल्स के द्वारा। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण जो है विविधता संपन्न हो जाते हैं, यानी हो जाते थे। कोई आया, उनने अपने कल्चर यहाँ पे आदत लगा दी। मान लीजिए जब किसी दोस्त के यहाँ जाते हो तो आपको डांस आता है, उसको गाना आता है, गाना गाना आता है, डांस नहीं आता है, तो आप उसको डांस करके दिखाओगे, वो आपको गाना गा के दिखाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आदान प्रदान होता है, हम उसकी चीज़ें सीखते हैं, वो हमारी चीज़ें सीखता है। तो क्या होता है, मिश्रित चीज़ें जो होती हैं मिक्स होके आने लग जाती हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह से भौगोलिक स्थितियों में जो किस प्रकार का सामंजस्य बैठाते थे। मान लीजिए कोई अफ्रीका महाद्वीप से आया और वो अमेरिका महाद्वीप में चला गया, तो वहाँ पे सर्दी बहुत होती थी। ऐसी जगह पे मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी हो, वहाँ का बंदा अगर ऊपर चला जाए जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी उनको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए देखें अगर, तो समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बहुत डिफरेंट है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों में, यहाँ तक कि उनकी जो खान पान होता है उनकी, जैसे मान लो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं तो यहाँ के लोगों को मछली चावल पसंद है, मतलब जहाँ पे उपजेगा वही चीज़ तो खाएंगे वो लोग। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर की बात आती है तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख में क्या है, यहाँ पे तो गेहूँ और ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो वो लोग कुछ और ही चीज़ खाएंगे, है ना। सर्दी बहुत है तो इसलिए वो गर्म पेय पदार्थ लेंगे, जो भी गर्म चीज़ें होंगी वो खाएंगे। तो ये इस तरह से जो है फ़र्क आ जाता है और लोग के आदतों में, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वो भी अलग ही होगा। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग काम करेंगे। तो शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में जो लोग होते हैं वो जो है कभी कभी ही सब्जी और ये सारी चीज़ें उगाते हैं, है ना, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब आइए देखते हैं भारत के दो भागों को, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, इससे आपको डाइवर्सिटी समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, यानी कि लद्दाख और केरल के बारे में। तो अब आप ही बताओ, मैप में जैसे लद्दाख और केरल की अगर बात करें तो यह मान लीजिए यहाँ पे एक मैप बनाया, तो इस जगह पे केरल है और यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है। ये हुआ लद्दाख, ये हुआ केरल। तो अब है तो दोनों भारत का ही हिस्सा, किंतु इन दोनों में बहुत अंतर है। अक्षांश का अंतर है, देशांतर का अंतर है, साथ ही साथ इसमें क्या अंतर है, तो इसमें यहाँ के लोगों के जो कल्चर है उसमें अंतर है, लोगों के खान पान में अंतर है, उनकी एजुकेशन में बहुत अंतर है, जियोग्राफिक जो लोकेशन है उसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है कोई केरल में। तो इस तरह से यहाँ पे हम दो चीज़ों को देखने वाले हैं जिससे समझ में आएगा कि विविधता जो है भारत की वो किस तरह की है। देखिए एटलस, यानी कि जो एक एटलस का मतलब होता है एक किताब जिसमें नक्शे वाली किताब होती है ना, तो उसमें भारत का नक्शा देखना है और यहाँ पे ढूंढना है कि लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। तो इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, ठीक है, भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पैसे आदि को कैसे प्रभावित करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चित्र में देखिए ये किसका चित्र बना है, ये बना है लद्दाख का चित्र। देखिए यहाँ पे लद्दाख का चित्र है, तो ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। यहाँ पे पहाड़ हैं बड़े बड़े से, और जो ये क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, ठंडी बहुत है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के, देखिए अभी तो ये यूटी बन गया है, तो पूर्वी हिस्से में ये स्थित है, पहाड़ियों में बसा हुआ है, रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पे बहुत ही कम खेती होती है, खेती संभव ही नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश ही नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है।
तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने खाने के लिए लोग गर्मी के महीने में जो बर्फ़ पिघलती है ना, उसी में जो है ये लोग निर्भर रहते हैं। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, और यहाँ के एक ख़ास किस्म की जो बकरी होती है उसको पाला जाता है, जिसमें पश्मीना ऊन निकलती है। इस ऊन से, ये जो ऊन होती है बहुत ही कीमती होती है, इसलिए जो पश्मीना शॉल होती है वो बहुत महंगी बिकती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से जो है इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, और जो कश्मीर के व्यापारी होते हैं उन्हें बेच देते हैं। मुख्तया कश्मीर में भी पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। तो यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, चीज़ है, मांस है, ये सारी चीज़ें खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय हैं, कुछ बकरी हैं तथा कुछ याक होते हैं। अब रेगिस्तान होने वाला का मतलब क्या है? वहाँ व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ नहीं आए। व्यापारी वहाँ नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई घाटियाँ हैं। घाटियाँ कैसी होती हैं? जो ये पर्वत होते हैं ना, तो ये जो क्षेत्र होता है इनको बोलते हैं घाटियाँ। तो ये जो घाटियाँ हैं, इनसे क्या होता था कि गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँच जाते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। ये काफ़िले अपने साथ में मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेके चलते थे। इतिहास जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, ध्यान रखना। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पे लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तो ये तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही मानते हैं, और वहाँ पे नाटक खेलते हैं। तो हमने लद्दाख के बारे में जानकारी ले ली। लद्दाख कहाँ पे? तो भारत के सबसे उत्तर में है। अब बात करते हैं हम केरल के बारे में। तो केरल भारत के सबसे दक्षिण में है। केरल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, समुद्र से घिरा हुआ ये। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है, और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। तो इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक का केंद्र बना। अब बात चाहे लद्दाख की हो और चाहे हो आपकी केरल की, तो दोनों ही व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। व्यापारी यहाँ पे आए, अपना कल्चर छोड़ा उन्होंने, अपनी आदतें छोड़ी, संस्कृति छोड़ी, यहाँ की चीज़ें उन्होंने सीखी, और फिर वो अपने देश गए, वहाँ पे उन्होंने डाइवर्सिटी को फैलाया, है ना। तो सबसे पहले अरबी आए एवं यहूदी आए, है ना। अरबी और यहूदी पहले कहाँ पे आए? सबसे पहले केरल में आए ये लोग। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत जो हैं संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे केरल में। भारत में ईसाई धर्म का अगर लाने का श्रेय जाएगा तो किसको जाएगा? तो ये जाएगा आपके संत थॉमस को, ठीक है। तो अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस ही गए थे, आके जो है बस गए थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे वो लोग, जाना वापस मुश्किल था, यह संभव नहीं हुआ होगा। तो वो लोग चले गए, नहीं गए, यहीं पे बस गए अपना। तो इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है कि मुसलमानों के जीवन का विवरण जो है देते हुए कहते हैं कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है, बहुत ही इज्जत थी। फिर बात करते हैं वास्को डिगामा की, ठीक है। चित्र आप देख लीजिए, मछली पकड़ने वाला चीनी जाल जिसको कहते हैं, ये है ना। देखिए, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने उन्हें यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डिगामा जो थे, इन्होंने जो है भारत का रास्ता जाना, समुद्री रास्ते से पहुँचे ये। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। क्योंकि केरल में ही पहुँचे वो लोग, तो यहाँ पे उन्होंने अपना कल्चर छोड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें। चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहाँ पे मछली पकड़ने के जो जाल इस्तेमाल करे जाते हैं, जिनको जो है चाइना में भी मिलते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि इसका चाइना से कोई कनेक्शन है, तो इसको भी विविधता ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तलने के लिए लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जो ज़मीन है और जलवायु चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल ये सब खाते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, और इससे हम समझ गए विविधता जो है किस तरह की है भारत में। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी केरल जो है तटीय क्षेत्र है और लद्दाख जो है बर्फ़ का क्षेत्र है, ठीक है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, यानी कि दोनों में एक ही जैसे सांस्कृतिक प्रभाव कैसे हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चाइना और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, तो वहीं लद्दाख में देखें तो ऊन के व्यापारियों ने अपनी ओर जो है इसका ध्यान खींचा था। इस तरह से हमें मालूम चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है, यानी इतिहास और भूगोल जो है काफ़ी गहरा रिश्ता होता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए कि आज के टाइम पे कोई जो है अपने घर से जाता है काम करने के लिए तो दूसरी जगह जाके रहता है, तो हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए हम बिहार जाएंगे या बिहार का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश आएगा और यहाँ पे वो रह गया 10-15 साल के लिए, तो वो अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज यहाँ पे छोड़ेगा और जो उसके साथ रहेंगे वो लोग वहाँ के कल्चर को सीख जाएंगे, वो यहाँ के कल्चर को सीख जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये होता है कि भाई हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाना होता है, और जब हम जाते हैं तो हम अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका नए क्षेत्र के हिस्से में जो है पहुंचाते हैं और हम उनकी चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी तरह से हम अपने पड़ोस में भी अगर अलग अलग समुदायों के लोग साथ रहेंगे तो वहाँ पे भी हमें यही सीखने को मिलेगा, मिलजुल कर रहना होगा और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को जो है जानना होगा, और हम उसको जानते भी हैं, उसमें घुल मिल भी जाते हैं। तो अब देखिए सबसे अच्छा टॉपिक क्या है कि विविधता में यूनिटी कैसे आएगी। अभी तक हमने देखा विविधता, फिर हमने देखा भारत में विविधता, है ना, एग्जाम्पल देखे मैंने। अब हम देख रहे हैं कि जो विविधता है, मान लीजिए तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के कल्चर हैं, तो इनमें सब में ऐसे क्या किया जाए जिससे विविधता में यूनिटी आ जाए, संयुक्त होकर रहें सब लोग। तो देखिए भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत में जो है बिल्कुल नहीं कहा गया कि अलग अलग तरह के लोग हैं तो बहुत दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो है उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर भारत को एक आंदोलन किया, इकट्ठे होकर जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे भारत में टूट फूट डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीके हैं, और उनका जो है ऐसे राज चलता रहेगा। लेकिन लोगों ने ये दिखला दिया कि वो चाहे एक दूसरे के से कितने भी अलग हों, लेकिन वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई में एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कोटेशन भी दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे जो हुआ था, तो उसका एक यहाँ पे जो है स्लो वो जो गीत था उसको भी दिया हुआ है इन्होंने, ये बताने के लिए कि कैसे जो है विविधता में एकता थी और कैसे हम सब ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल देकर बताया गया है, और हमारे देश में जो भी रिवोल्यूशन हुए, जो भी एक्टिविटीज़ हुई देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वो सब एकता का ही प्रतीक थे। कैसे सब ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों की जो है छुट्टी कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गीत गाया था, इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जनरल डायर जिसको बोलते हैं। तो उनके लिए जो लोग जो हैं इकट्ठा होकर के बाग में सभा कर रहे थे, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान सभी सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए आए थे। तो उनमें से बहुत सारे लोग की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो ये गीत उन्हीं के लिए गाया गया है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जिन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, यानी कि
झंडा जो था हमारा स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही भारत के झंडे की परिकल्पना कर ली गई। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा हुआ है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं, अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हैं, प्रथाएं हैं। ये सारी चीज़ें, इनको स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमको दिया। डाइवर्सिटी में अगर हम यूनिटी ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये टास्क है आपके लिए। तो देखिए, यहाँ से हमारा चैप्टर कवर हो गया और हमने जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें कौन सा त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये टास्क है आपका। इसी तरह से ये प्रश्न है आपके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो विविधता समझा दिया आपको, विविधता क्या होती है और विविधता भारत में विविधता कैसी है। तो हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि भारत तो वाकई में विविधता वाला देश है। कैसे हर एक राज्य में अलग अलग भाषा है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान पहनावा अलग है, सोच अलग है, तरीके अलग हैं, एजुकेशन का सिस्टम अलग है। और वहाँ पे सिस्टम इन द सेंस की परसेंटेज कितने लोग लिटरेसी रेट में हैं, परसेंटेज कितने ज़्यादा हैं, डेंसिटी अलग है, यहाँ तक कि भौगोलिक स्वरूप ही अलग है पूरा। तो इसी तरह से हमने समझा कि कैसे जो है एकता में समानता आ जाए, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अच्छा खासा निबंध भी आप लिख सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।